बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 143 मुलाहिज़ा फरमाएं। धोखा और फ़रेब मेरी फितरत में नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं जानती हूँ। रूपमती मुस्कुराई। मंडी से रवाना होने से लेकर यहाँ तक तुम्हें बहुत से मौके मिले थे। जंगल में जब हमें रोका गया था और तुम्हारी हथकड़ी भी खुल गई थी तो तुम बड़ी आसानी से वहाँ से फरार हो सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसके बरक्स मुझे उन लोगों से बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। और जब मैं बेहोश हो गई थी और तुम मेरे दुश्मनों को भी खत्म कर चुके थे, उस वक्त भी तुम्हें भाग जाने का मौका हासिल था, मगर तुमने वफा पर आंच नहीं आने दी। और फिर वही कलमे को खामोश होगी, उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी। जोधपुर में सर्किट हाउस में क्याम के दौरान भी तुम्हें ऐसा मौका मिला था। तुम पर कोई निगरानी नहीं थी। तुम सर्किट हाउस से निकलकर शहर में गुम हो सकते थे। जोधपुर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं और तुम बड़ी आसानी से गायब हो सकते थे, मगर तुमने वहाँ भी ऐसा नहीं किया। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि तुम पर आंखें बंद करके विश्वास किया जा सकता है? ठीक कहती हो, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हारे विश्वास को धोखा नहीं दूंगा, लेकिन एक बात मैं तुमसे भी नहीं छुपाना चाहता और मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। रूपमती ने मेरी बात काट दी। उसके ऊँटों की मुस्कुराहट गहरी होगी। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरे बारे में उसका एक अंदाजा तो दुरुस्त था कि मैं उसके साथ कभी धोखा नहीं करूंगा और उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और अब मैं ये जानना चाहता था कि मेरे बारे में उसका दूसरा अंदाजा कहाँ तक दुरुस्त निकला है। बता दूं? उसकी आंखें चमकने लगी। हाँ बता दो, मैं भी मुस्कुरा दिया। यही ना कि तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर नहीं रह सकते और एक न एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे, रूपमती ने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं उछल पड़ा। दरअसल यही बात थी जो मैं उससे कहना चाहता था। वो वाकई ही समझदार थी। उसने मेरा जहन पढ़ लिया था। मैं जानती हूँ, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। शेर को पिंजरे में कैद करके रखा तो जा सकता है, लेकिन उसका मन नहीं जीता जा सकता। और मन जीतने का एक ही तरीका है कि उसे प्रेम के जाल में रखा जाए। एक बात याद रहे कि मैं तुम्हारा ज़रख़रीद गुलाम हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और किसी गुलाम से प्रेम करना बड़ी मायूब सी बात होगी। मैं प्रेम का फलसफा नहीं जानती, मगर ये समझती हूँ कि प्रेम धर्म, जात पात, अमीरी गरीबी और आका गुलाम की तफरीक को नहीं समझता। बहरहाल वो जमाई लेते हुए बोली, इस वक्त मुझे नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ। इस मौजू पर सुबह बात करेंगे। वो उठकर खड़ी हो गई। मैंने भी अपनी सीट छोड़ दी। इस वक्त मुंदरी भी किसी तरफ से नमूदार होकर सामने आ गई। मुंदरी? रूपमती उसकी तरफ देखते हुए बोली। मैं सोने जा रही हूँ, इन महाशय को भी कमरा दिखा दो और इसे किसी चीज की जरूरत हो तो बंदोबस्त कर देना। जी मालकिन, मुंदरी ने जवाब दिया। रूपमती ने मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर मेरे करीब आकर दोनों बाजू पकड़ लिए और मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। उसकी आंखों में सुर्खी के डोरे तैर रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा ख्याल था कि वो कोई ऐसी हरकत करेगी जिसे कम से कम मेरी लुगत में गैर इखलाकी ही कहा जाएगा, मगर खैरियत ही गुजरी। गुड नाइट, उसने धीमे लहजे में कहा और मेरे बाजू छोड़कर जीने की तरफ चलने लगी। ऊपर जाने वाला जीना जरा सी गोलाई लिए हुए था। नीचे से ऊपर तक सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। वो सीढ़ियां चढ़ती रही और मैं उसकी तरफ देखता रहा। ऊपर वाली बालकनी पर पहुंचकर रूपमती ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर पीछे हटती हुई मेरी निगाहों से ओझल होगी। मेरे साथ आओ। मुंदरी की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ी अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो अब भी उसी उलझन का शिकार थी कि एक ज़रख़रीद गुलाम इस कदर काबिल एतमाद और प्यारा कैसे हो सकता है कि ना सिर्फ मालिकन उसके साथ बैठकर खाना खाए, बल्कि उसे रिहाइश के लिए शानदार बेडरूम भी दिया जाए और पुराने और वफादार मुलाजमीन को ये हुक्म भी दे दिया जाए कि उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए और उसके हर हुक्म की तामील भी की जाए। वो चंद उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर इशारा करते हुए एक तरफ चल पड़ी। मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। मुंदरी मुझे उसी कमरे में ले आई जिसमें मैंने दोपहर सोकर गुजारी थी। बहुत शानदार बेडरूम था। दोपहर को मैं रूपमती के साथ एक तवील और थका देने वाला सफर करके आया था। मंडी में जब दरमेश से मेरी लड़ाई हुई थी तो मेरी बुनियाद फट गई थी। मेरे बदन पर सिर्फ नीकर थी जो घुटनों से ऊपर थी। उस वक्त से मैं यही नीकर पहने हुए था। मेरा बराना जिस्म गर्द आलूद था और जब दोपहर को मैं उस बिस्तर पर लेटा तो सफेद उजली चादर पर गर्द के धब्बे लग गए थे जो अब भी नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। कमरे में पहुंचकर मुंदरी ने कहा, मेरा जिस्म बहुत गंदा हो रहा है, मैं नहाना चाहता हूँ। मैंने कहा, वो बाथरूम का दरवाजा है। मुंदरी ने इशारे से बताया, वहां तुम्हें जरूरत की हर चीज मिलेगी। कपड़े? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या मुझे पहनने के लिए कपड़े मिल सकते हैं? तुम बाथरूम में जाओ, मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ, मुंदरी ने कहा और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर चली गई। मैं बाथरूम में घुस गया। ये बाथरूम भी बहुत शानदार था। एक दीवार पर कदे आदम आईना लगा हुआ था। उसके साथ ही खूबसूरत मेडिसिन कैबिनेट थी जिसमें एंटीसेप्टिक और मुख्तलिफ इकसाम के लोशन रखे हुए थे। एक दीवार के साथ लगी हुई राड पर सफेद तौलिया टंगा हुआ था। करीब ही एक स्टैंड पर साबुन और शैम्पू वगैरह रखे हुए थे। नहाने के लिए खूबसूरत टब भी था और उससे जरा हटकर शावर भी लगा हुआ था। मैं नहाने के लिए शावर को तरजीह दी।
ठंडे पानी की फुहार जिस्म पर पड़ी तो मुझे अजीब सा सुकून मिला। मैं काफी देर तक शावर के नीचे खड़ा फुहार से लुत्फानंदोज होता रहा। कई रोज बाद इस तरह नहाने का मौका मिला था। मैं भी शावर के नीचे ही खड़ा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनकर चौंक गया। कौन है? मैंने दरवाजे के करीब आकर मध्यम आवाज में पूछा। कपड़े ले लो पहनने के लिए, ये मुंदरी की आवाज थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर हाथ बाहर निकाल दिया। मुंदरी ने मेरे हाथ में कपड़े थमा दिए। मैंने दरवाजा बंद करके कपड़े खूंटी पर टांग दी और एक बार फिर शावर के नीचे खड़ा हो गया और बिलाकर तोरी से जिस्म खुश करके मैं खूंटी पर टंगे हुए कपड़े उतार कर पहनने लगा। वो स्लीपिंग सूट था, पाजामा और ओपन शर्ट। शर्ट में से बड़ी मशहूर कुन खुशबू आ रही थी। शर्ट अगरचे मुझे किसी कदर तंग थी, लेकिन बहरहाल मैं उसमें समा गया। पाजामा भी टखनों से काफी ऊपर था। ये कपड़े पहनने के बाद जब मैंने कदे आदम आईने में अपने आप को देखा तो चौंके बगैर ना रह सका। ये जनाना स्लीपिंग सूट था। शर्ट का गला गोलाई में था और उस पर निस्फ इंच चौड़ी खूबसूरत बेल भी लगी हुई थी। मेरा ख्याल था कि मुंदरी ने रूपमती से जाकर कहा होगा और रूपमती ने अपना ये स्लीपिंग सूट भेज दिया था। मुझे इससे गर्ज ना थी कि स्लीपिंग सूट जनाना था या मर्दाना। मेरी जरूरत फिल वक्त पूरी हो गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आ गया। मुंदरी जा चुकी थी और बिस्तर पर सफेद दागदार चादर की बजाय हल्के गुलाबी रंग की चादर बिछी हुई थी, जिसे देखकर मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने ट्यूबलाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया। नीलगो रोशनी आंखों को बड़ी भली लग रही थी। बिस्तर भी बहुत आरामदेह था। लेटने की थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुल सकी। मुझे किसी ने जगाने की कोशिश भी नहीं की। आंख खुल जाने के बाद भी मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पहले तो मैं समझ ही ना सका कि कहाँ हूँ। दिमाग पर धुंध सी छाई हुई थी, लेकिन ये धुंध बदतदरीज छटती चली गई और मुझे सब कुछ याद आ गया। जहाज की तबाही के बाद पनाह की तलाश में सहरा में भटकता, विजय ठाकुर के हत्थे चढ़ जाना, गुलामों की मंडी में नीलाम होना, जानकी का बिछड़ जाना और इस अजीबो गरीब और पुरस्कार औरत रूपमती का जर खरीद गुलाम बन जाना। रूपमती खुली किताब होने के बावजूद मेरे लिए बहुत ही पुरस्कार थी। इसने मेरे साथ गुलामों जैसा सलूक हरगिज नहीं किया था। वो अब तक मेरे साथ इस तरह का सलूक रवा रखे हुए थी जैसे मैं भी उसका हम पल्ला हूँ। मेरी खातिर उसने ना सिर्फ पुराने बॉडी गार्ड्स को निकालने का फैसला कर लिया था, बल्कि एक और राजकुमार से दुश्मनी भी मोल ले ली थी। रूपमती ने मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। मुझ पर फिलहाल कोई पाबंदी नहीं थी। उसने मुझे बिल्कुल आजाद छोड़ दिया था और मैं समझता था कि यहाँ से एक नई कहानी शुरू होने वाली है, बल्कि वो कहानी जन्म ले चुकी है। तेज सिंह, दरमेश और बलवंत सिंह की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। वो तीनों ना सिर्फ रूपमती से जलील हो चुके थे, बल्कि मेरे हाथों भी जिल्लत उठा चुके थे। तेज सिंह और दरमेश तो मेरे हाथों गधों की तरह पीटे थे और कनौर बलवंत सिंह को मेरी वजह से अपने मकसद में नाकामी हुई थी। उसका एक आदमी भी मेरे हाथों मारा गया था और खुद उसे बुरी तरह जलील होकर रात की तारीकी में जंगल में फरार होना पड़ा था। इन हालात के पीछे नजर ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती थी कि अब मैं भी इस मामले से अलग नहीं रह सकता था। वो तीनों रूपमती से अपनी जिल्लत और रुसवाई का बदला लेने के लिए भी मुझे इस मामले में लपेटने की कोशिश कर सकते थे और मैं सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ इन मामलात में उलझ कर रह जाऊंगा या अपने माँ बाप के कातलों को ठिकाने लगाने के लिए कोई इकदाम कर सकूंगा। दारा सिंगापुर से फरार होकर हिंदुस्तान आया था, लेकिन जाहिर हिंदुस्तान उसकी मंजिल नहीं थी। उसकी मंजिल तो लाहौर थी, जिसे वो अपनी पनाहगाह समझता था और मुझे यकीन था कि वो अब तक लाहौर पहुंच चुका होगा, जबकि मैंने तय कर रखा था कि उसे दुनिया के किसी कोने में भी पनाह नहीं लेने दूंगा। लेकिन अब मेरे सामने सवाल ये था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला और मुंदरी चाय का कप लेकर अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने चाय का कप साइड टेबल पर रखा और खामोशी से बाहर चली गई। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। चंद मिनट बाद मैं दोबारा बेड की पुश से टेक लगाए नीम दराज गर्म गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था। 1 घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया। ठंडे पानी के गुस्से से मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। मेरा ख्याल था कि रूपमती जाग गई होगी और नाश्ता भी कर चुकी होगी, लेकिन पता चला कि वो अभी तक सो रही है। उसने रात ही को कह दिया था कि सुबह उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए मुंदरी ने उसे जगाने की कोशिश भी नहीं की थी। भोजन करोगे? बना दूं? मुंदरी ने मेरे करीब आकर कहा। अभी नहीं, बालकन उठ जाए तो नाश्ता करूंगा, मैंने जवाब दिया। मुंदरी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये बात मैंने कल ही नोट कर ली थी कि मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आती थी। बैल से होता हुआ बाहर आ गया। रूपमती की लैंड क्रूजर अब भी पोर्च में खड़ी हुई थी। मैं चलने में पोर्च में खड़ा रहा और फिर घूम फिर कर कंपाउंड का जायजा लेने लगा। कंपाउंड कम से कम 2 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल था। बड़े खूबसूरत लान बने हुए थे, जिनके किनारों पर फूलों के पौधे भी बकसरत थे। बैरूनी फसील नुमा दीवार के साथ साथ नारियल के दरख्त भी थे। हवेली की इमारत के एक तरफ 3 गैराज बने हुए थे, जिनके दरवाजे बंद थे। मैं उनके सामने से गुजरा, एक गैराज खाली था।
लेकिन 2 दरवाजों की चूड़ियों से अंदर खड़ी हुई गाड़ियां नजर आ गई। मैं हवेली की इमारत के पिछली तरफ आ गया। उस तरफ भी बहुत लंबी चौड़ी खुली जगह थी और इमारत से बहुत हटकर अकबी दीवार के साथ क्वार्टर्स बने हुए थे। सर्वेंट क्वार्टरों की तादाद भी थी। हर क्वार्टर के सामने मुख्तसर सा सीन भी था और बाहर से अंदाजा लगाया जा सकता था कि हर क्वार्टर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। ये सब कुछ देखकर मुझे हैरत हो रही थी। वो यहाँ अकेली रहती थी। उसकी खिदमत और घर के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मुलाजिम काफी थे, लेकिन इसने मुलाजिमों की एक फौज भाल रखी थी। 5 मुलाजिम तो इस हवेली में मौजूद थे, 3 औरतें और 2 मर्द, और 2+2 दरमेश को वो निकालने का फैसला कर चुकी थी। मैं हवेली की वसी अरीज इमारत के ऊपर से होता हुआ एक बार फिर सामने के रुख पर आ गया। एक दुबला पतला सा आदमी पौधों को पानी दे रहा था। उसके बदन पर सिर्फ धोती थी जो मखसूस अंदाज में बंधी हुई थी। अबनूसी पिंडा धूप में चमक रहा था। उसके करीब से तराशे हुए बाल चांदी की तरह सफेद थे और चेहरे पर भी बड़ी बड़ी सफेद मूंछें अजीब सी लग रही थी। मैं करीब पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं कुछ देर लान में इधर उधर टहलता हुआ फुआरे के करीब रुक गया। उस वक्त मेरी नजर इत्तफाकन हवेली की तरफ उठ गई थी। ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे की खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और मुझे यूं लगा जैसे कोई उस पर्दे के पीछे से झांक रहा हो। मैं उसकी एक मामूली सी झलक देख रहा था और फिर पर्दा बराबर हो गया। वो रूपमती के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। मैं एक दरख्त के साए में खड़ा इधर उधर देख रहा था। मैं इस वक्त अजीब सी उलझन में मुब्तला हो गया था। रूपमती का मैं जरखरीद गुलाम था, लेकिन उसने मुझे आजाद छोड़ रखा था। मैं अगर चाहता तो बड़े इत्मीनान से यहाँ से भाग सकता था, मगर मेरी कुव्वत फैसला भी शायद मफलूज होकर रह गई थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात तो तय थी कि मैं रूपमती को धोखा नहीं देना चाहता था। उसने मुझ पर एतमाद किया था। मैं उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही मैं अपनी नजरों में गिरना चाहता था। मैं नीम के दरख्त के साए में खड़ा यही सब कुछ सोचता रहा कि यहाँ से निकल भी गया तो कहाँ जाऊंगा। ये मुल्क मेरे लिए अजनबी था, यहाँ के लोग भी अजनबी थे और मैं जिन हालात में यहाँ पहुंचा था वो भी बड़े अजीब थे। रेगिस्तान में हवाई जहाज की तबाही के बाद जहाज और मुसाफिरों की तलाश शुरू हो गई थी। कुछ मुसाफिर मिल गए थे, कुछ की लाशें मिली थी और कुछ अभी तक लापता थे। मैं अगर यहाँ से निकलकर अपने आप को सरकारी हुकाम के सामने पेश कर देता तो मेरे लिए मजीद उलझनें पैदा हो सकती थी। मैं इतने रोज कहाँ गायब रहा था? मैंने किसी अथॉरिटी से राब्ता क्यों नहीं किया था? मेरी ये बात मानने को कोई भी तैयार ना होगा कि मुझे पकड़कर गुलामों की मंडी में भेज दिया गया था। गुलामों की मंडी के बारे में सब लोग जानते थे। हुक्मरान भी इस हकीकत से आगाह थे कि राजस्थान में इंसानों की खरीदो फरोख्त का घिनौना कारोबार होता है, मगर वो जानने वाले भी मंडी के वजूद से इनकार कर देंगे। दूसरी तरफ जानकी को भी मैं नहीं छोड़ सकता था। उसने मेरी खातिर अपना सब कुछ लौटा दिया था और उस पर यह अजाब भी मेरी वजह ही से नाज़िल हुआ था। उसे बेयारो मददगार छोड़ देना ज्यादती होती। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि रूपमती बरामदे में नमूदार हुई। वो एक लम्हे को वहां रुकी और फिर नपे तुले कदम उठाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसने शबे ख्वाबी का बारीक लिबास पहन रखा था जिससे उसका बदन झलक रहा था। वो शायद नहाकर निकली थी और बाल नहीं संवारे थे। बालों से नुचड़ने वाले पानी से मैक्सी उसके बदन के साथ चिपक गई थी। वो मेरे सामने रुक गई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और फिर उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। ये कपड़े कहाँ से लिए तुमने? उसने शरारती नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। रात को मुंदरी ने दिए थे, शायद तुम्हारे ही हैं, मैंने जवाब दिया। मैं इस लिबास में पहले ही कुछ बेचैनी महसूस कर रहा था और अब तो मैं जीप सा गया था। ये मेरे कपड़े नहीं हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुंदरी के हैं। फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुमने मांगे होंगे तो उसने कपड़े लाकर दे दिए होंगे। लेकिन वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, लेकिन कहीं मुंदरी ने तुम्हारे साथ रात कमरे में तो नहीं गुजार दी? मैं बुरी तरह जीप गया। मेरे ख्यालात इतने पस्त नहीं है। बुरा मान गए? वो मुस्कुरा दी। मैंने तो ये बात मजाक में कही थी। वैसे तुम हो ही ऐसी चीज कि तुम्हें देखकर हर जवान औरत के सीने में हलचल मच जाती है। बहरहाल आओ मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाऊं। वो मुझे लान के मुख्तलिफ हिस्सों में घुमाती उस तरफ ले गई जहाँ एक लंबा चौड़ा की था गुलाब के पौधों के लिए मखसूस था। यहाँ कई रंगों के गुलाब थे और वो मुझे बता रही थी कि गुलाब का कौन सा पौधा कहाँ से ला कर लगाया गया था। मैं रूपमती के साथ साथ चलता हुआ हाँ हूँ करता रहा। इस वक्त दोपहर हो रही थी। मैंने 10 बजे के करीब चाय का 1 कप पिया था और अब पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कमला नामी मुलाजमा ने बरामदे में नमूदार होकर खाना लगाए जाने की इतला दी तो मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। आओ खाना लग चुका है, तुम्हें भी भूख लग रही होगी, रूपमती ने कहा और हम लान से निकलकर अंदर की तरफ चल पड़े। मेज पर इनवा इकसाम के खाने लगे हुए थे। इस मेज को देखकर लगता था जैसे किसी खास मेहमान के लिए पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया गया हो। 3 डिशेज सब्जियों की थी जिनमें पनीर इस्तेमाल किया गया था। 1 डिश चिकन फ्राई की थी। हम दोनों मेज पर आमने सामने बैठे थे। मैं नजरें झुकाए खाना खाता रहा। मैं रूपमती की तरफ देखने से गुरेज कर रहा था, अलबत्ता वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। एक कमला, रूपमती को अचानक ही जैसे कुछ याद आ गया हो। दरमेश के क्वार्टर की चाबी तो तुम्हारे पास है ना? जी मालकिन, कमला ने जवाब दिया।
उसके साथ ही उसकी नजरें झुक गई थी जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसके कमरे से कपड़ों के 2-3 जोड़े निकाल लाओ, रूपमती ने कमला से कहा। फिर मेरी तरफ मुड़ गई। मेरा ख्याल है दरवेश के कपड़े तुम्हें पूरे आ जाएंगे। चंद रोज तो इन्हीं कपड़ों पर गुजारा कर लो, इसी दौरान में कोई और बंदोबस्त कर लिया जाएगा। वो कोई एतराज नहीं करेगा? मैंने कहा। एतराज? रूपमती बोली। अगर उसने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं उसकी जबान खींच लूंगी। वैसे इत्मीनान रखो, वो दोनों भाई अभी इधर का रुख नहीं करेंगे। फैसला सुनाने से पहले ही वो मेरे फैसले से आगाह हो चुके हैं। कमला रूपमती का हुक्म सुनकर उस वक्त चली गई थी। हम खाने से फारिग हुए तो कमला भी आ गई। मैंने कपड़े इन श्रीमान जी के कमरे में रख दिए हैं, उसने बताया। मैं रूपमती के साथ अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। कई कीमती सूट हैंगरों में लटके हुए थे। लातादाद शर्ट्स और पतलूनें अलग से तय की हुई थी। कई जोड़े राजस्थानी लिबास के भी थे। रूपमती ने कमला को 2-4 जोड़े लाने को कहा था, मगर वो शायद उसके वार्डरोब के सारे कपड़े निकाल लाई थी। मैंने एक पतलून उठाकर अपनी टांगों से लगा कर देखी। दरवेश कदो कामत में मेरे जैसा ही था और मेरे ख्याल में उसके कपड़े मुझे पूरे आ सकते थे। ग्रे रंग की इस पतलून के साथ पहनने के लिए मैं कोई मुनासिब शर्ट तलाश कर रहा था कि रूपमती ने वो पतलून मेरे सामने से लेकर एक तरफ डाल दी और नीले रंग की एक स्टोन वॉशेड जीन्स और गहरे रंग की टी शर्ट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये पहन लो, अच्छी लगेगी, उसने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये कपड़े बदल दो, मैं कुछ और तलाश करती हूँ। मैं कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। कपड़े मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट थे। मैं जब बाथरूम से बाहर निकला तो रूपमती बेड पर झुकी ढेर में से कपड़े अलग कर रही थी। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और एक झटके से सीधी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे बाजुओं के मसल्स टटोलने लगी। आधे आस्तीन की टी शर्ट में मेरे बाजुओं के मसल्स उभरे हुए थे। सीना भी किसी बॉडी बिल्डर की तरह तना हुआ था और रूपमती यही सब कुछ देखना चाहती थी, इसलिए उसने मेरे लिए ऐसे लिबास का इंतखाब किया था। मैं अब तक रूपमती को अच्छी तरह समझ चुका था। वो जन्म जन्म की प्यासी थी। उसने जब भी अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, तस्कीन की बजाय उसकी प्यास और भड़क उठी और अब वो मुझसे तस्कीन हासिल करना चाहती थी। अभी तो शुरुआत थी और मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं ये भी समझता था कि मुझे इस शर से अपने आप को किस तरह बचाना था। मैं गोल्डन ट्राई एंगल के गार में धोखा खा गया था। जानकी अरसे से मेरे पीछे लगी हुई थी और मैं अपने आप को उससे बचाता रहा था और अब मुझे रूपमती से बचना था जो मेरी मालकिन भी थी और मैं उसका गुलाम भी था। रूपमती ने मेरे लिए इसी ढंग के जोड़े निकाल कर अलग कर लिए और कमला को बुलाकर बाकी कपड़े ले जाने का हुक्म दिया। और देखो, रूपमती ने कहा, अगर वो दोनों मेरी अदम मौजूदगी में यहाँ आए तो उनसे कहना अपना सामान ले जाएं, वरना सड़क पर फेंक दिया जाएगा। और अगर इधर आए तो सिर्फ अपने क्वार्टर तक ही जाएं, उन्हें किसी और हिस्से में जाने की इजाजत नहीं होगी। जी मालकिन, कमला ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। उसने ये नहीं पूछा कि अब वो दोनों भाई यहाँ क्यों नहीं आएंगे। कुछ देर बाद रूपमती ने तारा सिंह और दीवान मुलाजमों को भी ये हुक्म सुना दिया। 4 बजे के करीब रूपमती मुझे अपने साथ लेकर पोर्च में आ गई। लैंड क्रूजर अब भी पोर्च ही में खड़ी थी। बरामदे से उतरकर गैराज की तरफ वो चली गई। उसे उस तरफ जाते देखकर तारा सिंह भी दौड़कर उसके करीब पहुंच गया और अपनी जगह पर खड़ा उस तरफ देखता रहा। तारा सिंह ने एक गैराज का दरवाजा खोल दिया और जाकर ग्रे रंग की कार साफ करने लगा। कुछ देर बाद रूपमती भी गैराज में दाखिल होकर कार में बैठ गई और कार स्टार्ट करके कार को बाहर निकाल लाई। 4 साल पुराने मॉडल की मर्सिडीज थी जो अब इस तरह चिमचिमा रही थी जैसे अभी शोरूम से निकल कर आई हो। पोर्च इतना कुशादा था कि 2 कारें पहलू ब पहलू आसानी से खड़ी हो सकती थी। रूपमती ने कार लैंड क्रूजर से जरा आगे रोक ली और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर मुझे इशारा किया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मैंने उससे पूछने की कोशिश नहीं की थी कि कहाँ जाना है और पूछने का मुझे कोई हक भी नहीं था। वो मेरी मालकिन थी और जहाँ चाहे मुझे ले जा सकती थी। कार आगे बढ़ाने से पहले उसने मुंदरी को बुलाकर उसे बता दिया था कि हम लोग रात का खाना बाहर ही खाएंगे। हवेली से निकलकर कार शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। ये शहर कदीम तारीखी इमारतों से भरा हुआ था। लगता था राजस्थान के राजों महाराजों को कला नुमा हवेलियां और महलात बनवाने के सिवा कोई और काम नहीं था। यूं तो इस शहर को देखने के लिए कई रोज दरकार हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें चंद बहुत खास इमारतें दिखाने के लिए लाई हूँ। रूपमती ने कार एक और सड़क पर मोड़ते हुए कहा। गोया आज तुम मुझे सैर कराना चाहती हो। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। यही समझ लो, उसने जवाब दिया। इसका एक मकसद ये भी है कि तुम शहर की सड़कों से वाकिफ हो जाओ। आज तो मैं तुम्हें यूं ही घुमा रही हूँ, कल मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाने के लिए ले जाऊंगी। ड्राइविंग? मैंने हैरत से उसे देखा। तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया कि मुझे ड्राइविंग जरूर सीखनी चाहिए? मुझे तो हैरत है कि तुमने अब तक ड्राइविंग क्यों नहीं सीखी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अपना जो पसे मंजर बताया उसके पेशे नजर तो तुम्हें ड्राइविंग का माहिर होना चाहिए था। बहरहाल अब मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगी, लेकिन आज का दिन मैं तुम्हें शहर के रास्तों से मुतारिफ कराना चाहती हूँ। वो कार को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाती रही। वो मुझे रास्ते में पड़ने वाली हर मशहूर इमारत के बारे में बताती भी जा रही थी। हवा महल को देखकर मैं हैरान हुए बगैर ना रह सका। बाहर की तरफ नीचे से ऊपर तक लातादाद मेहराबें थी जिनमें छोटे छोटे जरूके बने हुए थे।
गुलाबी रंग की इमारत बहुत खूबसूरत थी। हम मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए जंतर मंतर पहुंच गए। ये बहुत वसी और अरीज पार्क था जहां ऑब्जर्वेटरी बनी हुई थी। कदीम तर्ज की ये ऑब्जर्वेटरी महाराजा जय सिंह सानी ने सन 1716 में बनवाई थी। हम कार से उतरकर देर तक जंतर मंतर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते रहे। रूपमती मुझे सब कुछ इस तरह बता रही थी जैसे मैं सिर्फ सियाहत के लिए यहाँ आया हूँ और वो मेरी गाइड हो। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि मेरे साथ चलते हुए रूपमती का अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने साथ मेरी मौजूदगी पर बड़ा फख्र कर रही हो। लोग भी मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे। जब कोई औरत मेरी तरफ देखती तो रूपमती या तो मेरा हाथ पकड़ लेती या मेरे साथ जुड़कर चलने लगती। इस पार्क के एक हिस्से में खाने पीने की अशिया के लातादार ठेले भी खड़े थे। वहीं एक ठेले के करीब खड़े होकर हमने बेल पूरी खाई और दूसरे ठेले से नारियल में स्ट्रॉ लगाकर पानी पिया। रूपमती मुझे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घुमाती रही। मैं हर इमारत और हर रास्ते को ज़हन नशीन करता रहा। आज की ये सैर बाद में मेरे काम आ सकती थी। मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए बिलाकर हम जोहरी बाजार पहुंच गए। ये शहर का गुंजान आबाद और बारूनक कमर्शियल एरिया था। यहाँ हर किस्म की बड़ी बड़ी दुकानें थी। इस वक्त शाम हो चुकी थी और पूरा इलाका रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। यूं तो मुकामी बाशिंदों को भी खासा रश था, मगर गैर मुल्की सियाह भी बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। यहाँ कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, लकड़ी की आराइशी मसनूआत, मार्बल की मसनूआत और जेवरात की बेशुमार दुकानें थी। राजस्थानी जेवरात को इन दुकानों में नुमायां तौर पर सजाया गया था। गैर मुल्की सियाहों के लिए ऐसी जगहों पर बड़ी कशिश होती है। रूपमती के इस इंकशाफ पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि राजस्थान में हर साल 6 लाख गैर मुल्की सियाह आते हैं। रूपमती ने एक कार बड़ी इमारत के सामने पार्किंग लॉट पर छोड़ दी और हम दोनों ही पैदल चलते रहे। उस इलाके को देखकर मुझे सिंगापुर का लिटिल इंडिया याद आ गया। रूपमती एक और कुशादा बाजार में घूम गई। यहाँ भी खुए से खुआ चल रहा था। रूपमती ने मेरा हाथ पकड़ रखा था जैसे अंदेशा हो कि मैं इस हुजूम में खो जाऊंगा या उसे छोड़कर चला जाऊंगा। और बिलाकर वो कपड़े की एक बड़ी दुकान में दाखिल हो गई। उसे कपड़े का डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जा सकता था। एक हिस्सा मर्दाना कपड़ों और दूसरा हिस्सा जनाना कपड़ों पर मुश्तमिल था। रेक्स में थान आरासा थे और शोकेसों में डमियों में खूबसूरत साड़ियां सजी हुई थी। इस दुकान में भी खासा रश था। कई सेलमैन थे जो गाहकों से निमटने में मसरूफ थे। दाईं तरफ आखिर में कैश काउंटर था जहां सांवली रंगत और तीखे नकूश वाली एक जवान लड़की के साथ एक अधेड़ उम्र आदमी भी बैठा हुआ था। सफेद पाजामा और सफेद गुल्फ लगा हुआ कुर्ता, पेशानी पर सुर्ख टीका चमक रहा था। वो हिंदू था। रूपमती को देखते ही वो अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने बड़े पुरजोश अंदाज में आगे बढ़कर रूपमती का इस्तकबाल किया। धन्य भाग हमारी खुशकिस्मती राजकुमारी रूपमती जी, पोतर से बाद दर्शन दिए वो अपने। सेठ धनीराम के होठों पर कारोबारी मुस्कुराहट थी। जरा मसरूफ रही, इस तरफ आने का मौका नहीं मिला सेठ जी, रूपमती ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले ठाकुर बनूर सिंह भी आए थे। उन्होंने बताया कि आपने कोई हीरा खरीदा है क्या? वो उसने कनखियों से मेरी तरफ देखा। नहीं धनीराम जी, रूपमती ने जवाब दिया। ये मेरे दोस्त हिम्मत सिंह है। ये काली दिल्ली से आए हैं। पुराने सफर में कोई मुसाफिर गलती से इनका सूटकेस उठा कर ले गया। इनके लिए कुछ कपड़े सिलवाने हैं। गलती से नहीं रूपमती जी, धनीराम मुस्कुराया। ट्रेनों में चोरी की वारदातें आम हो गई हैं। कोई चोर ताक में होगा, इन्हें गाफिल पाकर सूटकेस उठा ले गया। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ श्रीमान जी, उसने आखिरी अल्फाज कहते हुए मेरी तरफ देखा। कम या ज्यादा इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जवाब दिया। मुझे रूपमती के झूठ बोलने पर बड़ी हैरत हुई थी। मेरे बारे में बताते हुए ये बात भी जानती होगी कि जल्द या बदेर उसका ये झूठ खुल जाएगा। धनीराम काउंटर की पिछली दीवार पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। उसके फौरन बाद काउंटर के साथ तंग से जीने से एक आदमी उतरकर नीचे आ गया। दुकान के ऊपर वाले हिस्से में दर्दी खाना था और वो आदमी टेलर मास्टर था। धनीराम ने उसे मेरे बारे में बताया और जब टेलर मास्टर ने मुझे ऊपर आने का इशारा किया तो रूपमती भी हमारे साथ ही ऊपर आ गई। ऊपर बहुत बड़ा दर्दी खाना था। कई कारीगर बैठे काम कर रहे थे। उनमें औरतें भी थी। टेलर मास्टर ने एक फैशन बुक हमारे सामने रख दी। रूपमती फैशन बुक खोल कर देखने लगी। रूपमती ने मेरे कपड़ों की डिजाइन भी अपनी मर्जी से पसंद की है। 1 घंटे बाद हम नीचे आ गए। कपड़ा पसंद करने में मजीद 1 घंटा लग गया और मिलाकर हम उस दुकान से बाहर आ गए। तुमने धनीराम से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? मैंने उसके साथ चलते हुए कहा। क्या तुम समझती हो कि उसे पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ? बल्कि मैं तो जानता हूँ कि उसने तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं किया होगा और समझ गया होगा कि मैं ही वो गुलाम हूँ जिसे उस गुलाम को तो मैंने उसी वक्त आजाद कर दिया था जब उसने जंगल में बलवंत सिंह और उसके गुर्गों से मेरी जान बचाई थी। रूपमती ने मेरी बात काटते हुए कहा, और अब मैं तुम्हारी जबान से कभी गुलाम का लफ्ज ना सुनूं। मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग है, समझे? जी मालकिन, मैंने सादतमंदी से जवाब दिया। क्या? उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और मुझे मुस्कुराते पाकर उसके मुंह से बेइख्तियार कहका निकल गया। इस वक्त 9 बजने वाले थे। मर्सिडीज एक बार फिर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी और बिलाकर भवानी सिंह रोड पर राम बाग पैलेस होटल के गेट में दाखिल होकर पार्किंग लॉट में रुक गई। वसी अरीज रकबे में फैला हुआ ये डिलुक्स होटल था। यहाँ जिस तरह रूपमती का स्वागत व इस्तकबाल हुआ था उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि अक्सर वो यहाँ आती रहती थी।
डाइनिंग हॉल भी पूरी तरह भरा हुआ था। हमें एक मेज मिल गई जिस पर रिजर्वेड की तख्ती लगी हुई थी। हमारे बैठते ही हेड वेटर ने वो तख्ती हटा दी। मुझे समझ आ गई कि रूपमती ने हवेली से निकलने से पहले फोन करके मेज रिजर्व करवा ली होगी। खाने के बाद हम रिक्रिएशन हॉल में आ गए। यहाँ रूपमती के कई जानकार शनासा थे। वो अपने मिलने वालों से बड़े फख्र से मेरा तारुफ हिम्मत सिंह के नाम से करवा रही थी। रूपमती मेरे साथ चिपकी हुई थी और मैंने उन औरतों की नजरों से हसद की चिंगारियां फूटती हुई भी देखी थी और बाद की नजरों में रश्क भी नुमाया था। और कुछ आदमी ऐसे भी थे जो हसद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो किसी वक्त रूपमती के करीब रह चुके थे और अब मुझे इसके साथ देखकर उनके दिलों में हसद और रकाबत के जज्बात जाग उठे थे। हर मेज पर कोई ना कोई जवान और हसीन औरत मौजूद थी। ये या तो शिकारी औरतें थी या इनका ताल्लुक ऐसे घरानों से था जहाँ शर्मो हया को बालाए ताक रख दिया जाता है। इन औरतों के लिबास ही नहीं, हरकत भी शर्मनाक थी। मैंने सिंगापुर और थाईलैंड के होटलों और नाइट क्लबों में बड़े शर्मनाक मनाजर देखे थे। हिंदुस्तान के बारे में सुना था ये पसमानदा मुल्क है जहाँ औरत को आज़ादी हासिल नहीं है, लेकिन ये सब कुछ देखकर तो मैं कह सकता था कि हिंदुस्तान की औरत सबसे ज्यादा आज़ाद है। एक मिसाल तो रूपमती की सूरत में मेरे सामने थी। शोर की मौत के बाद इसने पाबंदी नाम की तमाम जंजीरों को तोड़ दिया था। मजहबी रस्म और रवाज से बगावत करके वो राह अपनाई थी जो बहुत ही शर्मनाक थी। हर थोड़े अरसे बाद एक नए मर्द को पैरों में लेकर चलने को वो अपने लिए बाइस फख्र समझती थी। हम जिस मेज पर बैठे थे वहाँ रूपमती के जाने वाले दो अफराद और भी थे, एक मर्द और एक औरत। मर्द की उम्र 40 के लगभग थी जबकि औरत की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी। वो अपनी शक्ल और सूरत से, लिबास और बातों ही से फाशा लगती थी। मर्द भी बहुत काग था। मेज पर इंग्लिश विस्की की बोतल रखी हुई थी जो 1 घंटे से भी कम वक्त में आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी। मुझे शराब से नफरत थी और मैं रूपमती को भी बार बार टोक रहा था, लेकिन वो दूसरी औरत, वो ना सिर्फ खुद सोडा मिलाए बगैर पी रही थी बल्कि अपने हाथ से अपने साथी को भी पिला रही थी और उसका साथी अपना गिलास बार बार रूपमती के होंठों से लगा रहा था और रूपमती भी खालिस इसकी हल्क में उंडेलती जा रही थी। स्टेज पर एक रकासा थरकते हुए अपने नीम और यहाँ जिस्म की नुमाइश शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद वो स्टेज से उतरकर हाल में मेजों के गिर्द चकराने लगी। ये डिलक्स होटल था, 5 स्टार से भी ऊपर की चीज। गाहक ऐसे थे जिनका शुमार शहर के मुअज्जिजीन में होता था। सनतकार, बिजनेसमैन और सियासतदान, साबिक राजे और महाराजे। उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनके होंठों से निकला हुआ एक जुमला स्टॉक मार्केट को क्रैश कर सकता था या सियासत का रुख बदल सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहर की इन मुअज्जज तरीन हस्तियों और किसी शराब खाने में ठहरा या ताड़ी पीकर हंगामा करने और गंदी गालियां बकने वाले शराबियों में कोई फर्क नहीं था। वो भी ताड़ी पीकर बहक जाते हैं और ये मुअज्जिजीन भी इंग्लिश विस्की पीकर बेकाबू हो रहे थे। कोई मेजों के दरमियान थिरकते हुए रकासों को पकड़कर अपनी आगोश में गिराने की कोशिश कर रहा था और कोई अपने साथ बैठी हुई औरत को बेलिबास करने की कोशिश में था। एक के बाद दूसरी रकासा आती रही और अपने जिस्म की नुमाइश करके शहर के इन बाइज्जत लोगों के जज्बात की आग भड़काती रही। 1 बजने वाला था। रूपमती अब किसी कदर बहकने लगी थी। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने उसे हाथ से पकड़कर कुर्सी से उठा लिया। बस करो अब। मैंने उसके दूसरे हाथ से गिलास लेकर मेज पर पटक दिया। और पियोगी तो यहीं ढेर हो जाओगी। तो तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले? तो मैं पीऊंगी और पीऊंगी। रूपमती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगा, अब घर चलो। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तो तमीज से बात करो, तुम मेरे गुलाम हो, मैं मालिक नहीं। मैं तुम्हें 3 लाख में खरीदा था। वो एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैं सन्नाटे में आ गया। ये अल्फाज थोड़े की तरह मेरे दिल पर लगे थे। दिमाग में सनसनाहट होने लगी थी। एक लम्हे को तो ज़हन में ख्याल है कि इसे छोड़ दूं। आखिर मैं इसका गुलाम ही तो था। मुझे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं था, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। मैं गुलाम जरूर था, लेकिन वफादारी भी मेरी सरशत में शामिल थी और एक वफादार गुलाम अपनी मालकिन को इस सालन में छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने गन्नगी से उस मर्द और औरत की तरफ देखा। वो दोनों रूपमती की बात पर चौंक गए थे। उनके चेहरे को तासरात बदल गए थे। वो दोनों बिला नोश थे और ज्यादा शराब पीने के बावजूद नहीं बहके थे, जबकि रूपमती के दिमाग पर असर होने लगा था। मैंने मेज पर रखा वो रूपमती का बैग दूसरे हाथ से उठाया और उसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। रूपमती चीखी चिल्लाई तो नहीं, अलबत्ता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश जरूर करती रही और हम दरवाजे से 2-3 कदम दूरी थे कि एक वेटर ने रास्ता रोक लिया। एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है? मैंने उसे घूरा। बिल। वेटर बोला। मैडम का बिल पे नहीं हुआ सर। उसने बिल की पर्ची मुझे दिखाई। मैंने रूपमती को छोड़ दिया। वो दीवार के साथ टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैंने वेटर के हाथ से पर्ची झपट ली। 3000 से ऊपर का बिल था। मैंने रूपमती का पर्स खोला। उसमें अच्छी खासी रकम मौजूद थी। मैंने मतलूबा रकम निकालकर वेटर के हाथ में थमा दी। पर्स अपने कंधे पर लटका लिया और रूपमती का बाजू पकड़कर उसे खींचता हुआ हाल से बाहर ले आया। इस मर्तबा उसने मुजाहमत नहीं की थी। लॉबी से गुजरते हुए एक और आदमी ने हमारा रास्ता रोक लिया। ए,
उस शख्स का लहजा बहुत उखड़ था। हुलिये से भी वो कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं देता था। वो इस क्लास का था भी नहीं जो ऐसे बड़े होटलों में आमदोरफ्त और इखराजात के मुतहम्मिल हो सकते हैं। वो एक बार फिर मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए करख्त लहजे में बोला, रूपमती को इस तरह घसीट कर किधर ले जाने का है? जहन्नुम में। तुम कौन हो? मैंने भी उसी तरह करख्त लहजे में जवाब दिया। मेरे लहजे की घुर्राहट ने उस शख्स को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं रूपमती को खींचता हुआ पार्किंग में ले आया। उसकी कार के करीब पहुंचकर मैंने उसके पर्स में से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर रूपमती को ड्राइविंग सीट पर धकेल दिया और चाबी दरवाजे के लॉक से निकालकर इग्निशन में डाल दी। दूसरी तरफ का ताला खोलो और इंजन स्टार्ट करो, मैंने कहा, और कार के सामने से घूमकर दूसरी तरफ आ गया। और ठीक उसी वक्त वो आदमी भी पार्किंग में पहुंच गया। उसके साथ एक और आदमी भी था। उन दोनों के तेवर अच्छे दिखाई नहीं देते थे। वही शख्स आगे बढ़ते हुए घुराया, रूपमती को छोड़ दो वरना हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। देखो, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं रूपमती को अगवा करके नहीं ले जा रहा। मैं इसका दोस्त हूँ। इसने शराब ज्यादा पी ली, इसलिए मैं इसे जबरदस्ती वहां से निकाल कर लाया हूँ। वैसे तुम कौन लोग हो और रूपमती से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? रूपमती तो हमारे दिला दी रानी होवे है, उस शख्स ने जवाब दिया। अब तुम चले जाओ, हम इसको घर छोड़ देऊंगा। मेरा खून खोल उठा। रूपमती के बारे में नए नए इंकशाफात हो रहे थे। इसने अपने आप को इतना गिरा लिया था कि जैसे थर्ड रेट गुंडे भी आस लगाए बैठे हुए थे। मैंने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर वो दोनों लड़ने पर बजीद थे। रूपमती नशे में थी और उन दोनों का ख्याल था कि मुझे रास्ते से हटाकर वो इसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा क्यों होने देता। मैंने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई।